तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 2, हमारे एग्रीकल्चर साइंस का चैप्टर नंबर 7, रासायनिक बंध एवं आयनीकरण, केमिकल बॉन्डिंग एंड आयोनाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा नया है ना, थोड़ा क्या पूरा नया है, पर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार आप जब समझ जाएंगे तो ये जीवन भर आपके लिए ना भूलने वाली चीज रहेगी। तो चलिए फिर लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने भविष्य को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम बस ये है कि प्ले स्टोर जाइए, हमारे ऐप एम इंस्टीट्यूट उज्जैन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन एवं रजिस्टर हुई। वहां आपको मिनिमम से मिनिमम फीस में 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर और साथ ही साथ पीएटी 2027 की तैयारी कराई जाएगी। तो बच्चों, बस आपको काम यह करना है कि हमारे कोर्स को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस माध्यम से लेना चाहें लीजिए, जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय क्या है, कम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, और उस नए चैप्टर में पहली ही चीज है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध। तो समझेंगे कि रासायनिक बंध होता क्या है। डेफिनेशन से बात होती है, अणु में उपस्थित परमाणुओं में परस्पर आकर्षण को रासायनिक बंध कहते हैं। अणु, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने पानी का फॉर्मूला देखा है H2O, ये जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का सूत्र। तो इसमें हमें दो प्रकार के परमाणु देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी परमाणु। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम या परमाणु होते हैं, इनके बीच में क्या है? परस्पर आकर्षण है। क्या है? इनके बीच में परस्पर आकर्षण है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसी आकर्षण की वजह से वे किस में बदल जाते हैं? अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दो परमाणुओं के बीच जब आकर्षण होता है तो उनका आपस में मेल हो जाता है और वो बन जाते हैं क्या? अणु। और इसी मेल या इसी आकर्षण की शक्ति को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड में और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नमक। नमक का सूत्र किसी को पता है? NaCl। गुड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। यहां पे सोडियम एक तो दूसरा तत्व है और क्लोरीन एक दूसरा तत्व है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है, जिसकी वजह से हमें सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक के अणु मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों? नमक के अणु। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के बल को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। क्लियर हुई बात? देखिए, दूसरी भाषा में वही चीज समझाई जा रही है, भाषा नहीं, दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा है? विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं, उसी बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। मैंने भी वही बात बताई कि दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण का बल है। कौन सा बल है? आकर्षण का बल, जिसकी वजह से वो किस में बदल जा रहे हैं? अणु में बदल जा रहे हैं। किस में बदल जा रहे हैं? अणु में। और इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे H2O है, NaCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, ये सारे के सारे क्या है? अणु है। क्या है बच्चों? अणु, मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स।
इनमें हमें अलग अलग परमाणु देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग एटम्स देखने को मिल रहे हैं, और उनके बीच में जो आकर्षण का बल है उसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आई बात? एग्जाम्पल जो लिखवा रहा हूं उसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हैं हमारे इंस्टीट्यूट के स्टार स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 12th बोर्ड में हाई मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके साथ साथ हाई मार्क्स स्कोर करने के अलावा इनका सिलेक्शन पीएटी में भी हुआ है। किसमें हुआ है? पीएटी में, जिसमें इनको गवर्नमेंट कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस? गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, आपके भी अच्छे मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? वही छोटा सा काम, हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको मिनिमम प्राइस में वहां पे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन ना आके ऑफलाइन भी आना चाहें तो उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर आपको जल्द से जल्द एनरोल करना होगा, जल्द से जल्द कोर्सेज लेने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी हमारी स्टार स्टूडेंट हैं। इनका पीएनएसटी के जरिए ऑल ओवर मध्य प्रदेश में 79 रैंक आया है। कितना रैंक आया है? 79। उसके अलावा इन्होंने एडेड के एग्जाम में भी ओवरऑल मध्य प्रदेश में 10th रैंक स्कोर किया है। तो देखिए भाई, आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी फोटो, आपका भी नाम ऐसे ही आए, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, और मेहनत तो हम भी आपके साथ कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द हमारे कोर्सेज को रजिस्टर कराइए और हमसे जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक नया शब्द देखने को मिल रहा है हमें, संयोजकता, वैलेंसी। क्या लिखा है? संयोजकता या वैलेंसी। समझना क्या बात है, पढ़ेंगे पहले डेफिनेशन। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंध बनाते हैं या बंध बनाने में भाग लेते हैं, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इसको अपन समझते हैं कि ये कहानी क्या बोल रहा है। तो देखेंगे ध्यान से। ये है हमारा नाभिक। ये कौन है? हमारा नाभिक। ये है पहला कक्ष। कौन सा कक्ष? पहला कक्ष। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? 2। फिर उसके बाद हम दूसरे कक्ष की बात करते हैं। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। कितनी बच्चों? 8। फिर एक तीसरा कक्ष भी है। इस तीसरे कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने कक्ष दिख रहे हैं हमको? 3 दिख रहे हैं। सबसे बाहरी कौन सा है? ये तीसरा वाला। और इस तीसरे वाले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किस तत्व की बात हुई? सोडियम की बात हुई। किसकी बात हुई बच्चों? सोडियम की बात हुई। अब एक और चीज के बारे में बताता हूं, मिटा रहा हूं इसको। उदाहरण दूसरा लिया जाए। दूसरे उदाहरण में मेरे पास है क्या लिया जाए? फास्फोरस ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? फास्फोरस। फास्फोरस की परमाणु संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15। 15 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या अगर 15 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 15। अब देखेंगे, ये है हमारा नाभिक। ये कौन है? नाभिक है, पहला कक्ष। हमेशा याद रखना, पहले कक्ष में अधिकतम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। मैं लिख देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन। हो गई बात। फिर उसके बाद दूसरा कक्ष। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। कितने आते हैं? 8। ठीक। उसके बाद कितना हो गया? 10 हो गया। कितने बचे हैं? अभी 5 और बचे हैं। एक और कक्ष बना लिया मैंने। इसमें मैंने बता दिया कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर यहां पे आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ, फास्फोरस नाम के तत्व में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको करना बस इतना सा काम है, ये बाहरी कक्ष को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपको पता करना है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। पता करने के बाद देखने के क्या पता करना है कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब पता चल गया कि भैया 5 है। कितने हैं? 5 है। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। क्या हो गई? 5 हो गई। तो अलग अलग तत्व में उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्याएं भी क्या होती हैं? बदलती जाती हैं। अगर फास्फोरस की जगह मैं ले लूं क्लोरीन, क्या ले लूं? क्लोरीन, परमाणु संख्या होती है 17। कितनी होती है? 17। बाहरी कक्ष में अब इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कुल कितने हो गए? 5 तो पहले से मैंने लिखा है, उसके अलावा मैंने 2 और जोड़ दिया, तो 5 और 2 कितना होता है? कितना होता है जल्दी बोलो? 7 होता है ना। तो यहां पे ये जो 7 नंबर आया है, ये क्लोरीन में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्लोरीन में मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तक की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और चीज है, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मेनली डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं की रासायनिक संयोग मुख्यतः संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट बोल दिया। करता है भाई, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की, है ना, या किसी भी परमाणु की जो क्या बोलते हैं रासायनिक संयोग संयोग होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, वो किस पर डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, स्टार पॉइंट है, याद करना है इसको। किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। यहां की डेफिनेशन ठीक है, पर मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं। देखिए, कोई भी तत्व हो, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, है ना, या ऑक्सीजन हो, या फिर क्लोरीन हो। ठीक है, कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। ये चाहते हैं कि इनके बाहरी क्षेत्र में या बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। क्या मौजूद हो? 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। किसका? अष्टक, ऑक्टेट का रूल। तो देखते हैं अभी हमारे पास कहानी क्या है। सोडियम परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, क्लोरीन परमाणु संख्या 17। ठीक, बात आई समझ में? सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम की 12 है, ऑक्सीजन की 8 है और क्लोरीन की कितनी है? 17 है। ठीक, अब आगे समझना, जैसे कि अगर मैं सोडियम को बोलूं, तो सोडियम के पास हमने कक्ष बनाया था, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब तुम्हारे पास 2 और रास्ते मौजूद हैं, या तो इसके साथ इसको क्या करना है, मेन क्या है, 8 करना है, या आखिरी वाला जो कक्ष है या तो इसको 8 कर दो, है ना, इसको क्या करना है, हमको 8 बनाना है, बाहरी कक्ष को क्या करना है, 8 बनाना है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करिए, 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लाइए। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। या तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए। अब आप ही बताइए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कि 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लाना? क्या आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। गुड। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लोपित कर दिया, गायब कर दिया। तो अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, 2 और 8 मिल रहा है। हो गए बाहरी क्षेत्र में 8 इलेक्ट्रॉन, हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो यहां पे समझना, अष्टक पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे सकता हूं या जितने इलेक्ट्रॉन मैं किसी से ले सकता हूं, है ना, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या जितने इलेक्ट्रॉन मैं सामने वाले को दे रहा हूं या सामने वाले से मैं ले रहा हूं, या आपस में उसको क्या कर रहे हैं,
बांट रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो जो संख्या होती है वही कहलाती है वैलेंसी। वही क्या कहलाती है, वैलेंसी। एक और उदाहरण के तौर पे इधर समझेंगे, क्लियर करता हूं मैं इसको। मैंने बोला क्लोरीन, मैंने क्या बोला, क्लोरीन। परमाणु संख्या क्लोरीन की होती है 17। इसको हम लिखेंगे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। हमें बाहरी कक्ष को ध्यान देना है, 7 है, करना कितना है, 8। अष्टक का नियम याद रखेंगे, आखिरी में कितना करना है, 8। तो 8 करने के लिए फिर से 2 रास्ते, या तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बाहर निकाल दो, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से व्यवस्था करके ले आओ। तो क्या आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आना। तो मैंने कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लिया और उसको जोड़ दिया। तो अब देखो, अभी जो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस प्रकार बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहां पे क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन आए बताओ देख के, 1 आया ना। तो क्लोरीन की यहां पे वैलेंसी, क्लोरीन की यहां पे वैलेंसी या संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई। कितनी हुई, 1 हुई। क्लियर हुई बात। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक तो हम बहुत देख रहे हैं। मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। किसकी बात करता हूं, ऑक्सीजन। परमाणु संख्या होती है 8। इसको हम जब लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया 8, 2 और 6 8। अब मुझे बताओ, बाहरी कक्ष ये है, और अष्टक का नियम क्या बोलता है कि कुछ भी हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब तुम स्थिर कहलाओगे। तो क्या करें हम, ये 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, 6 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें कि कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था और कर लें। बताइए क्या किया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कर ली जाए। ठीक, तो मैंने कहीं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो यही 2 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, मतलब 2, क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता। क्या कहलाएगी, संयोजकता। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। ठीक, क्लियर हुई बात, गुड। एग्जाम्पल लिखते चलेंगे भैया। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। क्लोरीन की वैलेंसी थी 1, सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे एक और डेफिनेशन है, फ्रैंकलिन की है। उन्होंने क्या कहा, फ्रैंकलिन ने हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर संयोजकता की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती। कहने का मतलब, सिंपल शब्द में एकदम आपको सिंपल बता रहा हूं, इसको ऐसा जो लिखा है ये तो ठीक है, बट आपके लिए आसान शब्दों में इसका मतलब होता है कि मैंने कोई तत्व लिया, जैसे मैंने ले लिया कार्बन। मैंने क्या ले लिया, कार्बन। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन को मैं जोड़ सकता हूं, अधिकतम मैं कितने हाइड्रोजन को जोड़ सकता हूं, वो कहलाएगा उसकी वैलेंसी। वो क्या कहलाएगा, उसकी वैलेंसी। तो मैं कार्बन के साथ अधिकतम 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं। कितने जोड़ सकता हूं, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी निकली, 4। ऑक्सीजन के साथ मैं अधिकतम 2 हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं। कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी निकली, 2 निकली। नाइट्रोजन के साथ सेम कहानी, नाइट्रोजन के साथ मैं अधिकतम 3 हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं। कितने, 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी निकली, 3 निकली। तो ऐसे ही अलग अलग तत्वों में हम कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, कितने हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं, वही बताता है उस परमाणु की संयोजकता। समझ में आया, किसी तत्व के साथ या किसी परमाणु के साथ
आप कितने हाइड्रोजन जोड़ पा रहे हैं वही कहलाएगा उसकी संयोजकता। किसके अनुसार? फ्रैंकलैंड के अनुसार। एडवर्ड फ्रैंकलैंड, क्या नाम है? फ्रैंकलैंड का नाम क्या है? एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने कहा कि किसी परमाणु में हम कितने हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ सकते हैं वही उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता। क्लियर हुई बात? उदाहरण लिख लेंगे फटाक से, आगे बढ़ते हैं। अभी आधुनिक सिद्धांत क्या बोलता है? आधुनिक सिद्धांत बोलता है परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी रासायनिक बंध में बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई तो उसकी संयोजकता क्या कहलाएगी? एक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई तो संयोजकता कहलाएगी 2। अगर 3 की आवश्यकता हुई तो संयोजकता कहलाएगी क्या? 3। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देना चाहता हूं, संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको कोई बोलता है कि भाई इस तत्व की संयोजकता 5 है, तो आप बोलना नहीं नहीं नहीं, अंकित सर ने बताया था कि संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता 4 से अधिक नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आई ये बात? नई वाली थ्योरी। नई थ्योरी क्या बोली थी कि रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आप प्रयोग कर रहे हो वही कहलाएगी क्या? उस तत्व की संयोजकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता का क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है वैज्ञानिकों का भी नाम। परमाणु संरचना के आधार पर 1916 में वॉल्टर कोसले, इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, वॉल्टर कोसले और गिलबर्ट न्यूटन लुइस, वॉल्टर कोसले और गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने रासायनिक बंधों को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। रासायनिक बंधों को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किन्होंने प्रस्तुत किया? वॉल्टर कोसले और गिलबर्ट न्यूटन लुइस। ये 2 वैज्ञानिक का नाम है, याद रखेंगे। आगे देखिए इन्होंने क्या क्या बताया। कोसले ने क्या बताया? अकार्बनिक यौगिकों में बंध, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों में बंध के बारे में बताया। अभी हम जानेंगे अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे चीजें जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता उसे क्या बोला जाता है? अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। फिर जीएन लुइस ने क्या कहा? इन्होंने सहसंयोजक बंध, कौन से बंध? सहसंयोजक बंध के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सहसंयोजक बंध के बारे में बताया। अभी हम सारे बंधों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन सा बंध किस नाम से जाना जाता है, उस बंध की खासियत कैसी होती है, वो बनता कैसे है, सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो घबराने की बात नहीं है, ये अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल विचार क्या थे भाई? पहला पॉइंट, परमाणु रासायनिक बंध बनाते समय अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, बात तो सही है ये। परमाणु रासायनिक बंध बनाते समय अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश या प्रयास करता है। समझेंगे कैसे? जब किसी तत्व के बाहरी कक्ष में, जब किसी तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो? 8, तो वो तत्व ज्यादा स्थिर हो जाता है। वो तत्व क्या हो जाता है? ज्यादा स्थिर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे
मैं बात करता हूं सोडियम की। किसकी बात करता हूं फिर से? सोडियम की। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2। दूसरे में कितने बच्चों? 8। तीसरे कक्ष में कितने? एक और, मतलब कुल मिला के हो गए 11। कितने हो गए? 11। अभी मैंने आपको बताया कि हर तत्व यह चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? कितने हो? 8 हो। पर क्या यहां हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं सर, यहां तो कितने हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या चाहता है कि कुछ ना कुछ करके बाहरी कक्ष को 8 तक पहुंचाया जाए। तो दो ऑप्शन फिर से, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के ले आओ, या तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर दो। क्या आसान है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन दान करना। ठीक, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा तो इस कक्ष का भी कोई काम नहीं है। खाली कक्ष का कोई काम नहीं होता। तो अब हमारे पास कितने कक्ष बचे? केवल 2, जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में कितना है? देखो देखो, बताओ बताओ, 8 है ना? हाँ, तो बस यही बात है कि हर तत्व यह चाहता है कि वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो? स्टेबल। और स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार सोडियम अपने आप को स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंचा लेता है। ठीक, इसके बाद अधिकांश परमाणु निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी करते हैं। वही बात मैंने बताई, या तो दान कर दो, या तो ग्रहण कर लो, या फिर आपस में साझेदारी कर लो। ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आया है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें वो रहती हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा हुआ होता है। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसके पास ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना उसको कोई बीमारी है। मतलब इसके पास कोई भी दोष मौजूद नहीं है। इसीलिए ना तो ये किसी से मिलता है, ना किसी से मिलने खुद को देता है। मतलब ये ना तो किसी को पैसा देता है, ना किसी से पैसा लेता है। अकेला रहना पसंद करता है। तो वैसे ही सारे तत्व बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों? दे देंगे, त्याग देंगे, ग्रहण कर लेंगे, या फिर आपस में उसकी साझेदारी कर लेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब जानना चाहेंगे कि उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं? चलिए बता देता हूं। सबसे पहली है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। फिर है आपकी नियॉन, फिर है आपकी आर्गन, फिर है आपकी क्रिप्टॉन, फिर है आपकी जेनॉन। ये जो 5 तत्व हैं ये कहलाते हैं उत्कृष्ट गैसें। ये रहते हैं 18वें समूह में। कौन से समूह में? 18वें समूह में। आप लोग के कोर्स में पीरियोडिक टेबल, आवर्तन श्रृंखला मौजूद नहीं है, वरना और ज्यादा आसान हो जाता आप लोगों को ये पढ़ना और समझना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में आपको जानकारी देते रहूंगा, जिसकी वजह से आपको आगे कोई दिक्कत या समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम लिख लेना, ये कौन सी गैसें हैं? नोबल गैस। कौन सी गैस? नोबल गैस। कौन से समूह से है? कौन से ग्रुप से है? ग्रुप 18, ग्रुप नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे उन्होंने और क्या बात कही? कोसले तथा लुइस द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को संयुक्त रूप से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत का आधार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उन्होंने जो ये थ्योरी दी, उन्होंने जो बताया, वो किसके ऊपर बेस था?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात? अब स्टार पॉइंट जो फिलिप्स वगैरह में देखने को मिल सकता है, 1916 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1916 में। खत्म कब हुआ? 1919 में। किसके द्वारा? लैंग म्यूर। मतलब आखिरी बार इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैंग म्यूर। ठीक, बस इसमें यहां पे इतनी सी ही बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संयोजकता वाली जो बात है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है? केवल बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं और इन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में मौजूद हैं, कहां मौजूद हैं? बाहरी कक्ष में मौजूद हैं, वही रासायनिक बंध बनाएंगे। अंदर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन कभी भी रासायनिक बंध बनाने में सहयोग नहीं करते। ठीक है, यही बात कही। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहने का मतलब देखो, यहां पे डायग्राम दिख रहा होगा। ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, तत्व का नाम है बेरिलियम। बेरिलियम की परमाणु संख्या होती है 4, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा आप जोड़ नहीं सकते। उसके बाद वाले कक्ष में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? टोटल 4। परंतु ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहां पे 2 स्तर दिख रहा है, एक है पहला अंदर का और एक है दूसरा बाहर का। रुको मार्कर चेंज करता हूं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये है आपका अंदर का पहला इलेक्ट्रॉन, ये है आपका बाहर का कक्ष। ठीक है, तो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, केवल वही रासायनिक बंध बनाएंगे, बाकी इनमें से कोई भी रासायनिक बंध नहीं बनाएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है यहां पे? किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं व्यवस्था पर निर्भर करती है। वही बात मैंने आपको बताई अभी कि वैलेंसी के लिए बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बाहरी कक्ष में कौन मौजूद हैं? जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनकी संख्या ही बताएगी कि इलेक्ट्रॉन देना है कि इलेक्ट्रॉन लेना है कि उन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहां पे क्या? एक मिनट। तीसरा पॉइंट जो है उत्कृष्ट गैस वाला, हमने लास्ट पॉइंट में ही देखा था कि प्रत्येक तत्व की प्रवृत्ति निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की होती है। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। एक तत्व है फ्लोरीन। एक तत्व कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक होता है 9। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 7। स्पष्ट हुई बात? इसके बाद एक तत्व होता है नियॉन, जो कि क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। क्या है बच्चों? एक उत्कृष्ट गैस। इसकी परमाणु संख्या होती है 10, तो इसका विन्यास होता है 2 और 8। क्या होता है? 2 और 8। तो बताओ, अगर फ्लोरीन और नियॉन में हम कंपेयर करें, फ्लोरीन बनना चाहता है किसके जैसा? नियॉन के जैसा बनना चाहता है। फ्लोरीन किसके जैसा बनना चाहता है? नियॉन के जैसा। तो नियॉन के जैसा बनने के लिए उसे क्या करना होगा? इस 7 को बदलना होगा किसमें? 8 में। तो 7 कैसे 8 में बदलेगा? कैसे बदलोगे 7 को 8 में? कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाके,
बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को हम जब लेके आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि फ्लोरीन भी अब नियॉन के जैसा बन चुका है। तो इसी चीज को, इसी उत्कृष्ट गैस के बनने के कारण, उत्कृष्ट गैस के जैसे बनने के वजह से ही इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है। मतलब हर तत्व अपने करीबी उत्कृष्ट गैस के जैसा बनना चाहता है, फिर वो उसके लिए चाहे किसी को इलेक्ट्रॉन दे या उससे इलेक्ट्रॉन ले या आपस में साझेदारी करे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक इतनी देर की क्लासेस में मैंने आपको अष्टक के बारे में बता रहा था कि नहीं बता रहा था? ये वही कहानी है। बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए परमाणु 3 प्रकार से व्यवहार कर सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन दे दो जो सोडियम जैसे तत्व करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ले लो जो क्लोरीन जैसे तत्व करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लो। इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लो? साझेदारी कर लो। और इस साझेदारी करने वाला तत्व होता है कार्बन, इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व होता है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व होता है सोडियम। लिख लेंगे, एक एक एग्जांपल है ये। गुड, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? इसी आधार पर संयोजकता के तीन मुख्य या 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरा है सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। तीसरा है उप सहसंयोजकता, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ये तीनों के बारे में अभी अपन फुल फ्लेज में डिस्कस करेंगे, है ना। आगे ये पूरे टॉपिक बन के आएंगे, तो हम आगे जब डिस्कशन आएगा तब इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, अभी आपको बस जानना है कि संयोजकता के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से यहां पे प्रकार आ गया है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर रासायनिक बंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसका नाम एक और है आयनिक बंध। क्या नाम है? आयनिक बंध। दूसरा है सहसंयोजकता, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। अभी सब नाम ध्यान रखेंगे, आगे की डेफिनेशन में मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये बनते कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार है वैद्युत संयोजी बंध, आयनिक बंध। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यधिक इंपॉर्टेंट। स्टार पॉइंट बता दिया है, लिखना या समझना। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बंध को ही वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनने वाले बंध को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी बंध। उदाहरण के तौर पे समझेंगे फटाक से। एक तत्व है हमारा सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वापस से बनाएंगे। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है? कहानी क्या चल रही है अभी तक? पूरी कहानी का एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो 8 अगर इलेक्ट्रॉन करना चाहूं सोडियम में, तो ये अंदर वाले एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बाहर फेंकना पड़ेगा। चलिए मान लिया बाहर निकल गया। अब जब कक्ष खाली हो गया तो कक्ष का कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास सिर्फ 2 कक्ष बचे, अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन,
बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को आप समझ लो आपके मन की बुराई है, आपके शरीर में मौजूद कोई बुराई है ना। जब आप एक बुराई छोड़ते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? सकारात्मक महसूस करते हो। कैसा करते हो? सकारात्मक। तो सेम यहां पे है, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे उतना ही धन आवेश बढ़ जाएगा। तो यहां इसने कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा? एक। तो इस सोडियम के ऊपर एक धन आवेश आ गया, एक पॉजिटिव पॉइंट लग गया। ठीक, कहने का मतलब आप जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे उतना प्लस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो कितने प्लस मिलते? 2। 3 निकालता तो 3, पर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा सकते हैं वो कितने हैं बच्चों? 3। ठीक, आगे देखते हैं। उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और उसके ऊपर जो आवेश हो गया वो कौन सा हो गया? धन आवेश हो गया। अब वहीं ब्रह्मांड या किसी कोने में एक और तत्व है जिसका नाम है क्लोरीन। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, सॉरी, और एक और। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, दूसरे वाले में है 8 और सबसे बाहरी वाले में है 7। कहानी फिर से वही। कौन सी कहानी? अष्टक की कहानी, ऑक्टेट का नियम। बाहरी कक्ष में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। इसके पास कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7। क्या किया जाए कि ये 8 हो जाए? बताओ क्या कर सकते हो आप? एक इलेक्ट्रॉन जुगाड़ कर लेते हैं। कहां से करेंगे? हम जुगाड़ करेंगे उसी इलेक्ट्रॉन का जो सोडियम ने छोड़ा था। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे लाके बैठा देता हूं। ओके, तो अब कितने हो गए? 7 पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। 7 पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो 7 और 8 कुल हो गए, सॉरी 7 और 1 कितने हो गए? कुल 8 हो गए। जब क्लोरीन, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन का स्टक पूरा हो चुका है। अब कहानी समझना, अब ट्विस्ट है, मेन कहानी यहीं से है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो धन आवेश आया। कौन सा आवेश आया? धन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऋण। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। कौन सा बल लगेगा इनके बीच? आकर्षण का बल। कौन सा बल? आकर्षण का बल। तो भाई बात इतनी सी है कि ये प्लस और ये माइनस आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और इसी आकर्षण के बल की वजह से इनके बीच में बंध का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? बंध का। और जो सोडियम प्लस है वो क्लोरीन माइनस के करीब आ जाएगा और हमें देखने को मिलेगा इन दोनों के मेल से सोडियम क्लोराइड, जो कि आप बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? नमक। क्लियर हुई कहानी? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, सोडियम पे आवेश आया धनात्मक, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो आवेश आया ऋणात्मक, और इसी धन और माइनस, प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण का बल लगा उससे निर्माण हुआ किसका? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या दूसरा नाम आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बात बता रहा है, इसको सिर्फ अपन को पढ़ते चलना है। अब आयनिक बंध सामान्यतः धातु और अधातु के बीच में होता है, जिसमें सोडियम क्या थी? आपकी धातु थी और क्लोरीन आपकी अधातु। सोडियम कौन थी? धातु थी और क्लोरीन कौन थी? आपकी अधातु। ठीक, अभी मैंने पूरा चरण आपको बताया। यहां पे लिखा हुआ है पहले क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। जैसे अभी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके ऊपर धन आवेश आ गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी हमने वही समझा था, मैंने पहले ही आपको पूरी कहानी बता दी। अब यहां पे चरण है, चरण बाई चरण, तो आगे इसको पढ़िए और समझिए बस।
दूसरा चरण क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और किसमें बदल गया? क्लोरीन के माइनस में। सोडियम ने त्यागा तो वो धन बन गया और क्लोरीन ने ग्रहण किया तो वो बन गया ऋण। ठीक। अब तीसरा चरण क्या है भाई? अपोजिट चार्ज है। कौन से चार्ज है? अपोजिट। तो एक दूसरे की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे, और आकर्षित होने की वजह से एक दूसरे में बंध के रहते हैं, और इसी आकर्षण को हम आयनिक बंध कहते हैं। तो कहानी आपने पहले सुन ली, अब ये लिखित में आ रहा है। डायग्राम बना लेना। ठीक है, डायग्राम जो है वीडियो में पॉज करके डायग्राम आप बनाइए। डायग्राम बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नया नहीं है, वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। अब विद्युत संयोजकता, सिंपल शब्दों में समझना, वही लिखा है। शब्दों में समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो सोडियम की विद्युत संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? एक लिया, तो क्लोरीन की विद्युत संयोजकता भी कितनी होगी? एक होगी। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है वह संख्या ही कहलाती है विद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी। वही बात बता रहे, देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी त्याग करने की संख्या कितनी थी? एक थी, तो उसकी संयोजकता कितनी आई? एक आई। अगर ये ग्रहण करने क्लोरीन की बात करता तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था? एक। तो उसकी विद्युत संयोजकता कितनी निकलती? एक निकलती। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि विद्युत संयोजक बंध क्या होता है और उसका निर्माण कैसे होता है। अगली क्लास में इसके यौगिकों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करिए, पिछले चैप्टरों को पढ़िए, और टेस्ट के लिए, क्विज के लिए तैयार है। किसी भी दिन मैं लाइव आके आपके साथ टेस्ट ले सकता हूं, या वीडियो अपलोड करके टेस्ट ले सकता हूं। ठीक है, चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।